बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को रेगुलर लेक्चर जो है वो सेंड किए जाते हैं, तो उसको सुनो और उसको याद करो। ये नहीं कि हम जो है वो कुछ सुन लेते हैं कुछ नहीं सुनते, तो सब जो है उसको सुनो और उसके मुताबिक अमल करो और उसे याद करो। जैसे मैंने क्लास में भी तुम लोगों को ये बात बड़े स्ट्रेस दे के ये कही थी, ठीक है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आप लोगों का डेंगू टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। डेंगू के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी इससे पहले जो आपका मलेरियल टेम्परेचर है, अब मलेरिया टेम्परेचर मैंने 9th में इसकी बड़ी वजाहत से तुम लोगों को बातें समझाई थी कि हमारे पास ये सब मच्छरों के अंदर इसका पैरासाइट पैदा नहीं होता। जो मलेरिया टेम्परेचर है इसका जो पैरासाइट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम सब मच्छरों के अंदर पैदा नहीं होता। ये जिस मच्छर में पैदा होता है उसको जो टेक्सोनोमिस्ट या साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनोफ्लीज का नेम दिया है। एनोफ्लीज ये एक हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो जिसके अंदर ये पैदा होता है और आपको मलेरिया टेम्परेचर का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरीके से ये जो डेंगू है ये भी मॉस्किटो के अंदर पैदा होने वाला एक वायरस है। मॉस्किटो, ठीक है। तो ये आपके मॉस्किटो में पैदा होता है और ये भी मॉस्किटो आपका फीमेल ही है, ये कोई मेल मच्छर नहीं है, ये वाज़ेह में रखना, ठीक है। ये फीमेल में पैदा होता है और ये हमारे पास जो पैरासाइट है ये वायरस है। तो ये डेंगू हमारे पास कौन सी डिजीज होगी? वायरल डिजीज होगी, वायरल डिजीज, ठीक है। अब जैसे मैं बताया ये फीमेल मच्छर में पैदा होता है, उस जो फीमेल मच्छर है जिसमें डेंगू वायरस, क्योंकि इस वायरस का नाम ही क्या दे दिया गया है? डेंगू वायरस का नाम दिया गया है। और ये जिस फीमेल्स के अंदर फीमेल जो मॉस्किटो है जिसमें ये पैदा होता है उसको एडीज एजिप्टी का नाम दिया गया है। एडीज एजिप्टी का नाम दिया गया है। जैसे मलेरिया पैरासाइट जिस फीमेल मच्छर में पैदा होता था उसको क्या नाम दिया गया? फीमेल को एनोफ्लीज, और इसको एडीज एजिप्टी का नेम दिया गया है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। तो वो कुछ इसकी प्लेसेस होंगी कि किस जगह पर ये पैदा होता है, सही ना। इसकी असरात, इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। मेन सिम्पटम्स तो इसकी हमारे पास जो है इसमें आप लोगों को हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। यानी ये एक हमारे पास या तो जिस्म तुम्हारा गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मलेरिया के अंदर आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ हाइपोथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया नहीं होता। यानी कि अब ये ना तुम समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बुखार बढ़ना तो टेम्परेचर को ही बोलते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो हाइपरथर्मिया है तो उसमें टेम्परेचर मतलब आपका जिस्म ठंडा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो हाइपर के अंदर जो थर्मिया उसमें टेम्परेचर मतलब आपको होता है तो जिस्म गर्म पड़ जाता है। ये थोड़ा फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो डेंगू के अंदर ये दोनों तरह की सिचुएशन आती है, आपको हाइपरथर्मिया भी होता है और हाइपोथर्मिया भी हो रहा होता है। अब ये जो तुम्हारा डेंगू वायरस है ना, इससे जो बुखार तुम लोगों को होता है उसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक आपका DHS है जिसे बोलते हैं आप लोग डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम,
और सेकंड DSS, डेंगी शॉक सिंड्रोम। ठीक है, ये जो आप लोगों को डेंगू वायरस की वजह से बुखार होता है, इसको दो तरह के बुखारों के साथ तशबीह दी जाती है, दो तरह के कहा जाता है। या तो वो बुखार आपका क्या होगा, हेमोरेजिक सिंड्रोम फॉर्म में होगा, या फिर शॉक्ड सिंड्रोम। उसमें क्या, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ओवरऑल तुम लोगों ने ये बात सुनी है कि डेंगू जो वायरस है वो आपके प्लेटलेट्स की तादाद को कम कर देता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ये वाला फीवर होता है, जिसमें ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये वाला ताप आपको चढ़ रहा होता है, तो उसमें तुम्हारे प्लेटलेट्स कम होते हैं और इसके अंदर तुम्हारा बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इस वजह से मैंने तुम्हें कहा है कि दोनों सिचुएशंस पैदा होती हैं, हाइपरथर्मिया की भी और हाइपोथर्मिया की भी। तो ये बस कुछ बातें थी कहने वाली, बाकी सारा तकरीबन रीडिंग करने वाला है। डेंगू फीवर इज़ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो। इसकी मैं बेटा ट्रांसमिशन का तरीका तुम लोगों को सारा समझाया हुआ पहले। इट हैज़ बिकम अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। द 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस की 4 टाइप्स हैं। ठीक है ना। जैसा मैंने एक बताया था, वैक्सीनेशन जब आप एक बीमारी के खिलाफ वक्त से पहले करवा लेते हो तो वो बीमारी अगर तुम्हारे जिस्म पे अटैक करती भी है तो उस बीमारी के एंटीबॉडीज़ पहले ही तुम्हारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो लिहाजा उस बीमारी के खिलाफ वो आप लोगों को डिफेंड करके फ़ौरन आपको उस बीमारी से जो है रिकवरिंग हो जाती है। ठीक है ना। अगर उस बीमारी की वैक्सीनेशन तुमने पहले नहीं करवाई, ये सारा मैं जब तुम लोगों को मोड ऑफ एक्शन और वैक्सीनेशन समझा रहा था उसमें मैंने सारी बातें आप लोगों से की हुई हैं। तो ये 4 तरह के डेंगू वायरस हैं। अगर तुम्हारा एक वायरस से तुमने अपनी वैक्सीनेशन करवा ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी 3 से महफूज हो जाओगे, सिर्फ जिसकी वैक्सीनेशन करवाई है सिर्फ उसी से महफूज होगे। ठीक है, बाकी 3 जो है वो तुम पर इफ़ेक्ट करेंगे, इसलिए चारों से अगर तुमने महफूज होना, चारों की वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, चारों के लिहाज से। रिकवरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड lifelong immunity against that virus but provide no protection against infection by the other 3 viruses। समझ आ गई। According to World Health Organization there are 50 million dengue infections worldwide every year। इतने लोग डेंगू से जो है वो मुतासर होते हैं। Now there are 2.5 billion people at risk from dengue। The female Aedes mosquito get the virus when it bites infected person। ठीक है ना। ये फीमेल एडीज जिप्टी में जो है वो पैदा होता है जब ये किसी पर्सन को जाके काटता है तो उसके सलाइवा के ज़रिए ये वायरस उसके जिसको काटा उसमें दाखिल हो गया। अब उसमें ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो जब बाकी मच्छर जिनमें ये वायरस नहीं है वो आके ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को काटेंगे तो ज़ाहिर के खून के ज़रिए वो वायरस उनके भी थूक में चला जाएगा और वो मच्छर जितने बाकी आगे हेल्दी पर्सन को काटेंगे सबके अंदर वो मच्छर क्या करते जाएंगे, इस वायरस को मुंतकिल करते जाएंगे। लेकिन बेसिक इसकी ट्रांसमिशन जो एजेंट है वो एडीज एजिप्टी ही है। The female Aedes mosquito gets the virus when it bites an infected person। When infected mosquito bites other person, viruses enter in his blood, in his or her blood and attack white blood cells जो तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको तबाह करते हैं। ठीक है ना। कोई भी बीमारी है उसका काम आपके इम्यूनिटी सिस्टम के साथ जाके लड़ना होता है, कोई भी आपका पैरासाइट या पैथोजन दाखिल हो। इनसाइड वाइट ब्लड सेल वायरसेस रिप्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, वाइट ब्लड सेल में जाके रिप्रोड्यूस होकर उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इन सीवियर केसेस द वायरस इन्फेक्ट लिवर एंड बोन मैरोज। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड पेशेंट्स सफर फ्रॉम द ब्लीडिंग। ठीक है ना। क्योंकि प्लेटलेट्स में जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होती है वो अगर तुम्हारे कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो वो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन आके टेम्परेरी सील करके तुम्हारे खून को निकलना बंद कर देगी। जब प्लेटलेट्स ही कम होते जाएंगे तो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की ऑटोमेटिकली मिकदार जो है वो कम होगी और वो फिब्रिन की फॉर्म में रहेगी और फिब्रिन की फॉर्म के अंदर फाइब्रोनेक्टिन कभी भी सील नहीं लगा सकती। ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स कम हुए तो फाइब्रोनेक्टिन कम होगी तो तुम्हारा खून क्या होगा, अगर ब्लीडिंग हुआ क्योंकि फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन तुम्हारे खून के अंदर थिकनेस भी देती है।
जहाँ वो जमाती है खून को, क्लॉटिंग करती है, वहाँ थिकनेस भी देती है। अगर आप लोग के प्लेटलेट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिक तुम्हारे खून की थिकनेस कम होकर वो क्या हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। एक तो बंद भी नहीं होगा, पतला होने की वजह से आसानी से तुम्हारी कैपिलरी से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एंड पेशेंट सफर फ्रॉम ब्लीडिंग। अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होती है, पेन होता है बिहाइंड आइज, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन एंड रैश, जिसम पर निशानात सुर्ख सुर्ख बनना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स डेंगू फीवर कन्वर्ट इनटू डेंगू हेमोरेजिक फीवर और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है। DHF रिजल्ट इन ब्लीडिंग, लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज इन द DSS, द ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली लो, बहुत ही नीचे चला जाता है। देयर इज़ नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर एट द प्रेजेंट, द ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेंगू वायरस ट्रांसमिशन इज़ टू चेक द स्प्रेड ऑफ एडीज मॉस्किटोज़। सिर्फ यही तरीका है कि हम देखें कि इस मॉस्किटो की ज़्यादा नंबर तो नहीं मुआशरे में हो गए ताकि उनको ख़त्म किया जा सके। यही तरीका कार है इस बीमारी पर काबू डालने के लिए। प्रिवेंशन मेथड्स आप कह सकते हो, जिस तरह आजकल जो है आप लोगों के कोरोना वायरस के बारे में। एडिस एजिप्टी ब्रीड्स प्राइमरली इन द कंटेनर्स यूज फॉर वाटर स्टोरेज, साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं ये पैदा अपने अंडे देते थे ना, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होते। The mosquitoes can be controlled through proper solid waste disposals and improved water storage particles. मॉस्किटो को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर अपना सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं, ठीक है, और दूसरा अपने वाटर स्टोरेज जो बॉडीज़ हैं उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट करें। स्मॉल फिश एंड crustaceans have also been used for killing the larvae of the mosquito. छोटी मछलियाँ या छोटे आबी जानवर जो हैं, ठीक है ना, जो पैरासिटिक आबी जानवर होते हैं, उनको ऐसे पानियों में छोड़ दें, साफ पानियों में छोड़ दें अगर, ताकि वहाँ पर अगर डेंगू का कोई वायरस मौजूद है तो उसको खा जाएंगे, तो इस तरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैव नॉट प्रूव एफिशिएंट इन किलिंग द मॉस्किटो। जो हम इंसेक्टिसाइड पर स्प्रे करते हैं वो डेंगू वायरस वाले मच्छर को मारने के लिए इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज स्प्रे डज नॉट पेनिट्रेट ऑल द हैबिटेट ऑफ एडल्ट मॉस्किटो, क्योंकि स्प्रे हर जगह नहीं पहुंच सकती। जितनी हिस्से पे आपने फेंकी वहीं पर रहेगी, तो नुकरों में, सुराखों में वो स्प्रे के पार्टिकल दाखिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये कोई भी इफेक्टिव मेथड नहीं है डेंगू वायरस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। ये मेरा कुछ रीडिंग वाला टॉपिक था। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वो है जेनेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला ये चैप्टर है। इनको बड़े ध्यान से समझना, गौर से समझना कि इसमें मैं बातें कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग रीडिंग वाला टॉपिक क्लास में भी खुद रीड कर लेते हो और आप लोगों को करवा दिया जाता है, तो ऐसे रीडिंग करना बड़ा अजीब सा फील होता है फिर कि रीडिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो है वो जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स लफ्ज़ है जेन, ग्रीक वर्ड जिससे ये निकला है, ग्रीक वर्ड जेन से निकला है और इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, पैदा करना, पैदा होना नहीं, पैदा करना। वो हमारे पास द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द जेनेटिक कोड्स मीन्स जीन्स एंड इनहेरिटेंस। इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस, द characteristics transfer from generation to generation genetically is called inheritance। खुसूसियत का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिकली मुंतकिल होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है,
इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जेनेटिक के अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। बहुत दफा ये मैंने बातें इस पर बड़ी वजाहत से तुम लोग से बातें की हुई हैं। डीएनए हमारे पास इनकॉर्पोरेट होता है क्रोमैटिन में। किस में होता है? क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन हमारे पास इनविजिबल, अनडिफाइंड क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम है। बट जब तुम्हारी सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के बाद ये विजिबल हो जाते हैं, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम में दो चीजें हैं, एक डीएनए और सेकंड हमारे पास है प्रोटीन। वो प्रोटीन हमारे पास कहलाती है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। तो क्रोमोसोम मैंने जैसे तुम्हें बताया था क्लास में भी कि हमेशा ये किस फॉर्म में होते हैं? पेयर्स फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म के अंदर होते हैं। हमारे पास वो क्रोमोसोम जब पेयर फॉर्म में होते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है इसके अंदर मौजूद है तुम्हारा डीएनए और साथ उसमें क्या होती है? प्रोटीन, जिसे मैंने हिस्टोन प्रोटीन बोला है, ये वाली प्रोटीन मौजूद होती है। अब आप लोगों का जो डीएनए है ये दो स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल होता है जो आपस में, सही है, ये कितना होता है? दो स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग आपस में इस तरह कॉइल लाइक एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारा के सारा स्ट्रक्चर कुदरत ने, देखो कि हमारे पास डीएनए, उसमें इतना कुछ है डीएनए के अंदर, और एक छोटे से स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के अंदर कुदरत ने उसको समाया हुआ है, ठीक है ना। अब यही हमारे पास जो डीएनए होता है इसके ऊपर जो है वो यूनिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स हमारे पास इस पूरे धागे के ऊपर, जितना लंबा ये धागा है उस पूरे के ऊपर ये मौजूद होते हैं, और इन यूनिट्स को हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। जिससे मैंने तुम लोग को बताया है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और वो क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस कब, क्रोमोसोम होमोलोगस होते कब है? क्रोमोसोम होमोलोगस होते कब है? क्रोमोसोम होमोलोगस उस वक्त होते हैं जब क्रोमोसोम के क्रोमाटिड जो है वो सेम हो। क्रोमाटिड क्या हो? सेम हो, तब क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं। अब क्रोमाटिड सेम कब होते हैं? कि जब हमारे पास ये क्रोमाटिड है क्या, पहले बात हम करते हैं क्रोमाटिड के ऊपर, ये होता क्या है? क्रोमाटिड को हम सिंगल अपनी जुबान में बोल सकते हैं आर्म्स। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो जुड़ने वाला पॉइंट हमारे पास कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। जैसे सेंट्रोमियर बनता है तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो ऊपर अलग से नजर आ रहे होते हैं, नीचे वाले हिस्से अलग से नजर, यानी कि ये आर्म्स हमें अलग अलग नजर आते हैं। ये जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड बोलते हैं। अब हमारे पास मैंने बताया है कि क्रोमोसोम होमोलोगस तब होते हैं जब उसके क्रोमाटिड क्या हो? सेम हो। क्रोमाटिड सेम को हम जो है वो इस बायोलॉजिकल जुबान में बोलते हैं सिस्टर। जब हमारे पास क्रोमाटिड दोनों की साइड पर चीजें एक जैसी हो जाती हैं तो उस क्रोमाटिड को हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। सिस्टर, अब देखो ये क्रोमाटिड जो है ये असल में इन पर मौजूद होती हैं जीन्स, क्योंकि इसमें सारे में डीएनए है तो हम ये कह देते हैं कि क्रोमाटिड जो है इसके ऊपर जो है वो जीन्स मौजूद होती हैं। अगर दोनों
इस वाले क्रोमाटिड और इस क्रोमाटिड दोनों के ऊपर जीन सेम है। कान बनाने वाली जीन इधर है, इधर भी कान बनाने वाली है, यहाँ पर पैर बनाने वाली, यहाँ पे पैर बनाने वाली है। तो ये हमारे पास क्रोमाटिड फिर क्या कहलाता है? सिस्टर। जब तुम्हारे क्रोमाटिड सिस्टर हो जाते हैं तो तब हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या बन जाते हैं? होमोलोगस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होमोलोगस बन जाते हैं। तो इस जो है वो टर्म के अंदर ये बात आएगी। तो आपके डीएनए के ऊपर ये यूनिट्स जो मौजूद होते हैं जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं। तो डीएनए का सारा कमाल जो है वो किसकी बेस पर है? जीन्स की बेस पर है, क्योंकि जीन्स के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। तो बेटा ये मैं थोड़ा सा भी तारुफ दिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पर वसी और अरीज तरीके से गुफ्तगू करेंगे। ये चैप्टर इंतहाई ध्यान से समझना, इंतहाई कंसेप्चुअल है और बहुत इंटरेस्ट ये चैप्टर है। इसमें तुम ध्यान से बस समझना है इसको। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।